मिल पा रही है, उसी के आधार पर इलेक्शन कमीशन बाकायदा इस वोटिंग परसेंटेज दे रही है। और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगातार हमने देखा कई बूथ पे अब भीड़ नजर आ रही है। कई सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर जो युवा हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं वोटिंग के लिए और वोटिंग बूथ पे पहुंच रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी बढ़ सकता है। कई लोग पूरी इसमें सबसे अहम किरदार है जो युवा पीढ़ी का है वो निभा रही है कि किस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है। और ये अंदाजा अभी लगाया जा रहा है कि करीब ये वोटिंग परसेंटेज 25 से 30% से भी ज्यादा हो चुके हैं। अभी तक ऑफिशियल रिकॉर्ड आया नहीं है, कुछ ही देर में जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो यहाँ पर पहुंच जाएगा। जी 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 वसीम, जिस तरह से आपने कहा कि अभी तक लोगों में काफी जोशो खरोश गोवा में देखा जा रहा है, क्या वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के पीछे एक बड़ी वजह टीएमसी, आम आदमी पार्टी, इस तरह की जो बड़ी पार्टियां हैं इनकी जो एंट्री हुई है गोवा की सियासत में, यह भी एक बड़ी वजह हो सकती है? जी जरूर, जिस तरह से देखा गया है कि एक बड़ा बदलाव साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, खास करके जी वसीम, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आपकी आवाज यहाँ तक नहीं वसीम, आपकी आवाज आ रही, कंटिन्यू। जरूर, मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मुद्दे हैं खास करके गोवा में, और गोवा के मुद्दे को देखते हुए जो नई पार्टियां यहाँ पे शामिल हुई है, खासकर जो पहली बार अपने चुनावी माहौल के लिए पूरी तैयारियां की गई है, जिसमें टीएमसी है जो लगातार इस बात पे जोर दे रही है कि इस बार जो गोवा में परिवर्तन होगा उसमें टीएमसी का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। इसी तरह शिवसेना और एनसीपी, ये दोनों का जो गठबंधन हुआ, इस गठबंधन का भी असर कहीं ना कहीं गोवा की राजनीति पे साफ तौर पे दिखाई देगा। लेकिन सबसे अहम जो आप पार्टी है, केजरीवाल ने जिस तरह से लगातार घर घर जाके कैंपेनिंग की और लोगों को ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से दिल्ली में जो बदलाव आया, जो आप पार्टी ने काम किए, तो जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उस पर खास जोर दिया गया था, जैसे बिजली है, सड़क है, मेडिकल है, ये सबसे अहम शिक्षा है, इस पर जोर दिया था। और ये गोवा के लोगों का हक है, इस तरह की जो बातें लोगों के सामने रखी है और जो उन्होंने अपने कैंडिडेट दिया है, खास करके पालेकर जो उनके सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पे देखे जा रहे हैं आप पार्टी के, उनकी जो छवि है एक सामाजिक कार्यकर्ता को, तो युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश की है। तो कई ऐसी पार्टीज हैं जो अब अपने नए उम्मीदवारों के साथ इस चुनावी मैदान में उतरी है। साथ ही 61 ऐसे उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय हैं और जो गोवा की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी इसमें शामिल है। 301 कैंडिडेट इस पूरे चुनावी मैदान में उतरे हैं और 40 सीटें, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी अपॉर्चुनिटीज अलग अलग कैंडिडेट्स को मिली है इस चुनावी अखाड़े में लड़ने के लिए। तो अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहे हैं या फिर गोवा के लोग अपने मुद्दों को लेकर बाहर आ रहे हैं, इसकी एक वजह साफ तौर पे मानी जा रही है। और साथ में इसमें सबसे बड़ा योगदान है इलेक्शन कमीशन का भी, जिन्होंने बाकायदा काफी इंतजाम किए हैं लोगों की सुविधाओं के बिल्कुल अनुसार, ताकि किसी भी तरह की किसी को गलती, यानी बहुत दिलचस्प चुनाव इस बार गोवा के हैं, क्योंकि कई ऐसी नई पार्टियां हैं जिनकी एंट्री गोवा की सियासत में हुई है और यही वजह है कि इस बार गोवा के चुनाव पहले के मुकाबले में ज्यादा दिलचस्प माने जा रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। प्रेम कुमार जी, खैर मकदम है आपका न्यूज 18 उर्दू में। तो हुरैरा, आप बता रहे थे कि गोवा के चुनाव जो है इस बार काफी ज्यादा और भी इंटरेस्टिंग नजर आ रहे हैं, जब आप जो है और थोड़ा स्ट्रांग होल्ड में और टीएमसी भी मैदान में है, इस वजह से। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, क्योंकि कई नई पार्टियां आई हैं और कई बड़े सियासी बदलाव भी हुए हैं इन 5 सालों की अगर हम बात करें। क्योंकि प्रेम कुमार जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वक्त हम बर्बाद नहीं करेंगे। प्रेम कुमार जी, यूपी की 55 सीटें जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं, बहुत दिलचस्प मंजरनामा है इन 55 सीटों की बात करें। 2017 में दबदबा रहा था बीजेपी का, लेकिन क्या आपका जो तजुर्बा है अभी तक, जो कुछ आपने चुनाव में देखा, क्या आपको लग रहा है कुछ बदलने जा रहा है इस बार कुछ बड़ा बदलाव होगा? कि काफी जो भीड़ है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है और अभी मार्केट में आप देखिए वैरायटीज भी काफी थी। 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। आज भारतीय जनता पार्टी और दूसरे उनके समर्थक भी ये मान रहे हैं कि पिछला प्रदर्शन उनके लिए दोहराना मुश्किल है। लेकिन एक बात जो लोगों का कहना है कि इस बार पोलराइजेशन होगा, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि पोलराइजेशन तो पिछली बार भी हुआ था और जबरदस्त तरीके से हुआ था। आप देखेंगे कि बरेली की 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी,
शाहजहांपुर हुआ, बदायूं हुआ, इन सब जगहों पर बीजेपी ने 6 में से 5 सीटें इस तरह से परफॉर्मेंस दिया था। तो पोलराइजेशन तो उस वक्त भी हुआ था, और लेकिन इस बार का जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन जैसे मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन बोला जाता है, लेकिन मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन अगर असदुद्दीन ओवैसी के पक्ष में हो तब तो माना जाए कि मुसलमान ने मुसलमान संगठन के लिए, मुस्लिम नेता के लिए वोट किया। लेकिन मुसलमान संगठन, मुसलमानों का वोट जो है पोलराइज होता रहे तो अदर देन बीजेपी दूसरी पार्टियों में होता रहा है, ये जरूर हुआ है, लेकिन उसको पोलराइजेशन नहीं बोलेंगे। अगर एक पार्टी ये ठान लेके मुसलमान को टिकट ही नहीं देंगे तो मुसलमान उस पार्टी को कैसे वोट करें? लेकिन गैर बीजेपी पार्टियों में मुसलमानों का वोट बढ़ता है, इस बार भी बढ़ रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी बीजेपी के मुकाबले खड़ी है तो मुसलमान इस बार समाजवादी पार्टी को ज्यादा वोट कर रहे हैं, इससे फर्क आएगा। जैसे मान लीजिए इमरान मसूद सहारनपुर में अगर छोड़ के कांग्रेस चले गए समाजवादी पार्टी में, वहां पर बीजेपी के नेता जो मंत्री रहे वो भी चले गए बीजेपी समाजवादी पार्टी में, तो उसका फर्क भी दिखेगा सहारनपुर में। तो सहारनपुर में जो बीजेपी के लिए अच्छा परफॉर्मेंस था, इस बार वो परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिख सकता है। तो इसके अलावा कई बार ऐसा भी देखा जाता है, बताया जाता है कि अमुक अमुक इलाके में जैसे मुस्लिम आबादी ज्यादा है, तो मुस्लिम आबादी ज्यादा है, फिर भी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां से सीटें जीती थी। तो इसका कारण मुस्लिम वोटों का अलग अलग पार्टियों में बिखराव था, वो चीजें इस बार नहीं होगी ऐसा माना जा रहा है। इसलिए तो प्रेम कुमार जी, अगर वोट इस बार नहीं बटेगा तो क्या हम ये माने जो ओवैसी का दावा है कि किंग मेकर के तौर पर वो उभर कर आएंगे यूपी में, क्या वो दावा सही है? क्योंकि अगर हम देखें जबानी तौर पर जब अमित शाह निजाम के रूल की बात करते हैं तो ये जवाब देते हैं योगी के राज की, जहां पर रिश्वत, अपराध और जातिवाद की वो बात करते हैं। तो जबानी तौर पर जब बात आती है तो हमला बराबर का होता है, लेकिन ग्राउंड पर जब प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो क्या ओवैसी वाकई किंगमेकर के तौर पर उभर पाएंगे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि असदुद्दीन ओवैसी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है, मेहनत बहुत की है, गए हैं, जनता से कनेक्ट हुए हैं। तो ये काम तो प्रियंका गांधी भी की है। प्रियंका गांधी ने भी अपनी पार्टी के लिए मेहनत की है और लोगों में एक सद्भावना, सहानुभूति बटोरी है, लेकिन इसके बावजूद जनता जो है रिजल्ट ओरिएंटेड मतदान करने जा रही है। इस वजह से असदुद्दीन ओवैसी को कोई रिजल्ट मिल जाएगा या उनको वोट देकर के कोई अपना वो रिजल्ट ओरिएंटेड मकसद से अपने वोट को खराब करेंगे, ऐसा नहीं लगता। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी अच्छा कनेक्ट किया उन्होंने जनता से, लेकिन उनको वोट मिलेगा, सीट मिलेगी, इसकी गुंजाइश दूर दूर तक नजर नहीं आती है। चलिए, बहुत छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि हमें ब्रेक पर जाना है। आदिल हसन आजाद से बहुत छोटा सा हम रिएक्शन ले लेते हैं। आदिल जी, जो बात प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि इस बार मुकाबला सिर्फ दो तरफा, इस वजह से बहुत ज्यादा झुकाव हो सकता ना हो, हालांकि दूध का दूध और पानी का पानी, नतीजे क्या होंगे वो 10 तारीख पता चलेगा। लेकिन आदिल हसन आजाद जी, क्या आपको लगता है कि आज का ये जो मरहला है, दूसरा मरहला यूपी चुनाव का, यही मरहला सबसे अहम है एमआईएम के लिए? यहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज्यादा है, एमआईएम के लिहाज से ये मरहला बहुत अहम है। साहब, आपने देखा कि बिहार में भी यही बात बोला जाता था, हमने 5 सीट जीती अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिएगा संभल सीट इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, सहारनपुर है, देवबंद है, आप देखिएगा मुरादाबाद कैंट है। ये मरहला पहले फेज में हम लोग बहुत अच्छा किए हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार एमआईएम कामयाब होगी, उस असेंबली में आप 10 मार्च को इंशाल्लाह आप खुद मुबारकबाद दीजिएगा। हम उत्तर प्रदेश के अवाम के लिए लगातार आवाज उठाए हैं, भारत के मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए हमने आवाज उठाई और जनता हमारे साथ जरूर खड़ी है और इंसाफ करेगी। क्योंकि अखिलेश यादव जी का आपने देखा कि हिजाब पर बोलने से किस तरह कतराते हैं, शर्माते हैं, आपने देखा। और योगी आदित्यनाथ का शासनकाल में गंगा में लाशें बही, पूरी दुनिया ने देखा, ऑक्सीजन की कमी। तो राहुल गांधी तो हिजाब पर बोल रहे हैं, बात की प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ये तो हिजाब पर बोल रहे हैं। राहुल गांधी हिजाब पर बोल रहे हैं, तो राहुल गांधी ट्रिपल तलाक पर कहां थे? राहुल गांधी जुनैद पर कहां थे? अफराजुल पे कहां थे? अखलाक पे कहां थे? तबरेज अंसारी साहब पर कहां थे? जब मॉब लिंचिंग हुई तो कहां थे राहुल गांधी? राहुल गांधी तो छुट्टी, जैसे राजनीति कोई छुट्टी मनाने जाता है ब्रेक के लिए, तो राहुल गांधी जी राजनीति छुट्टी मनाते हैं आकर।
आप ही बताइए पूरे मुद्दे पर जो होता है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा कौन खड़ा है? आप खुद बताइए, सीमांचल स्पेशल स्टेटस की मांग, सीमांचल किशनगंज में एएमयू का मांग, उत्तर प्रदेश में जो एनआरसी सीए में सबसे बुलंद आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, मेरठ में कॉर्पोरेटर की हत्या हुई, आपने एमआईएम की बैरिस्टर साहब पे गोली तक चली, आपने देखा कि किस तरीके से जान को जोखिम लाके तब भी उत्तर प्रदेश में आवाम के साथ अगर कोई खड़ा है तो बैरिस्टर साहब खड़े हैं। वसीम, बिल्कुल आदिल हसन साहब, जो हमले को लेकर के आपने बात कही, जो दीगर पार्टियां हैं वो उसको लेकर के भी सवाल खड़े कर रही है, लेकिन इस वक्त गोवा से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम बने हुए हैं। वसीम, ये बता दें कि आप जो दिल्ली मॉडल हर जगह पे प्रेजेंट कर रहा है कि दिल्ली मॉडल की तरह ही गोवा में भी तरक्की होगी, डेवलपमेंट के काम होंगे, ये बता दें कि दिल्ली मॉडल अरविंद केजरीवाल का कितना जो है लोगों में उसका मकबूलियत है, कितना उसमें देख रहे हैं कि लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं गोवा में? देखिए, आप पार्टी ने जिस तरह से पूरी ताकत गोवा में झोंक दी है, उनका साफ तौर पे ये भी मानना है कि पिछले चुनाव से बेहतर स्थिति इस बार उनकी नजर आ रही है। और जिस तरह से उनके जो स्थानिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों को यहाँ पे लाने की कोशिश की गई, खास करके जो दिल्ली पैटर्न है वो गोवा में भी लाने की कोशिश यहाँ पे की गई। केजरीवाल जब घर घर में लोगों के साथ कैंपेनिंग करते हुए नजर आए थे, उस दौरान भी उन्होंने जो पैम्पलेट्स दिए थे उसमें जो उन्होंने बातें लिखी थी वो पूरा मॉडल दिल्ली मॉडल था। और ये बताने की कोशिश की गई थी कि जिस तरह से राजधानी में लोगों को राहत दी जाती है, उनको सुविधाएं दी जाती है, मेडिकल की सुविधाएं, एजुकेशन की सुविधा, तो ये पूरा हक गोवा के लोगों का भी है। इसी मुद्दे को लेकर गोवा में उन्होंने प्रचार किया, युवाओं पीढ़ी को जोड़ने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी और कांग्रेस, ये दो ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने कभी गोवा का उद्धार नहीं किया। अगर आप पार्टी को मौका मिलता है तो वो कहीं ना कहीं सत्ता में आने के बाद बहुत सारे रोजगार उपलब्ध कराएंगे, लोगों को बिजली मुफ्त कराएंगे। इस तरह के जो वादे किए हैं, उन्हीं वादों के बल पर ये चुनावी मुद्दा बना है और इसी चुनावी मुद्दे को लेकर वो गोवा की राजनीति में दाखिल भी है। और उन्हें उम्मीद भी है कि इस बार जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है तो उनके जो सरकार बनेगी वो आप पार्टी के बिना नहीं बन सकती है। जिस तरह से उन्होंने अब तक 39 सीटों पे अपने ही उम्मीदवार उतारे हैं, किसी भी तरह का कोई गठबंधन नहीं किया, तो ये अपने आप में एक बड़ा कॉन्फिडेंस आप पार्टी का नजर आ रहा है। वहीं तक अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी 37 सीट पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो 3 जो स्थानिक पार्टी है उनके उम्मीदवार को उन्होंने गठबंधन में सीटें दी है। तो इस तरह के जो गठबंधन है साफ तौर पे देखने को आ रहा है। लेकिन आप पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली मॉडल का प्रचार गोवा में किया, उसी के बलबूते पे वो गोवा में चुनाव जीतना चाहती है और अपनी सत्ता बनाना चाहती है। जी बिल्कुल वसीम, बेहद शुक्रिया आपका। तो लगातार उत्तराखंड, गोवा और यूपी में चुनाव के क्या हाल, कैसे मंजर देखने को मिल रहे हैं, वोटिंग किस तरह से जारी है और पोलिंग बूथ्स पर क्या कुछ मंजर है, उस पर आपको लगातार सुबह से ही तमाम तर तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं हमारे नुमाइंदों के जरिए से। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।